गौरी का आहत मन विद्रोही हो उठा। उसकी अंतरात्मा बार बार अपनी सास के लिए दुखी होने लगी, लेकिन वो कर क्या सकती थी। घर में सबसे छोटी और फिर नई बहू, लेकिन इस घर में माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। कुछ भी हो, वो इसका कारण जानकर रहेगी। इस बार जब शालू बुआ घर आई तो गौरी अकेले में उनसे बात करने का अवसर ढूंढने लगी। वो जानती थी एक शालू बुआ ही हैं जिनसे सच जाना जा सकता है। पहले तो बुआ गौरी की बातों का जवाब देने में आनाकानी करती रही, लेकिन गौरी के अत्यधिक आग्रह करने पर उन्हें सच बताना पड़ा। दादी माँ के लाडले बेटे कृष्णकांत एफआरसीएस करने विदेश गए थे। बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर वापस लौटेगा, ये सोच सोचकर दादी फूली नहीं समाती थी, लेकिन साथ ही उन्हें चिंता भी लगी रहती थी कि उनके राजकुमार से दिखने वाले बेटे को कोई विदेशनी अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश न करे। डॉक्टर कृष्णकांत को किसी ने फंसाने की कोशिश नहीं की, वो खुद ही डॉक्टर मनीषा के प्रेम में पागल हो उठे। भारतीय पिता और अमेरिकी माँ की संतान डॉक्टर मनीषा दादी माँ के लिए किसी विदेशनी से कम नहीं थी। उन्होंने जब सुना कि उनका लाडला बेटा ऐसी लड़की से ब्याह करना चाहता है तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। वैसे तो कृष्णकांत भारत आकर माँ का आशीर्वाद लेकर धूमधाम से विवाह करना चाहते थे, पर जब उन्होंने सुना कि उनकी माँ पूरी तरह विद्रोह कर रही हैं तो उन्होंने क्लेश की स्थिति को टालने के लिए विदेश में ही विवाह कर लिया। घर की एकमात्र बहू ने जब ससुराल की देहरी पर पांव धरा तो न किसी ने उसकी आरती उतारी, न ही मंगल गीत गाए गए। वो स्वयं ही अपना बैग उठाकर घर में आ गई। घर में सन्नाटा सा छा गया, लेकिन सभी ने अपना मुंह बंद रखा और भाभी ने भी अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। अपनी सास और सभी नाते रिश्तेदारों के मान सम्मान में कोई कसर नहीं उठा रखी। और मेरी शादी में तो भाभी ने इतना किया कि शायद ही किसी भाभी ने कभी इतना किया हो। शालू बुआ बोलती जा रही थी। मेरी शादी के सारे काम उन्होंने अपने ऊपर ले लिए थे। एक से एक बढ़िया साड़ियाँ, गहनों के सेट और क्रॉकरी से लेकर गाड़ी तक उन्होंने स्वयं मेरे लिए खरीदी। पूरी शादी पर चकर घिन्नी सी यहाँ वहाँ घूमती रही, फिर भी आज तक वो रसोई घर से बाहर ही है। ये घर जिसकी सुख समृद्धि के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसमें वो एक अस्पर्श हैं। कहती हुई शालू बुआ की आंखों में आंसू आ गए थे। गौरी भी अपने आंसू नहीं रोक सकी थी। गौरी के मन में विद्रोह की आग पूरी तरह भड़क उठी थी। उसका मन अब दादी के निकट जाने को बिल्कुल नहीं होता था, पर औपचारिकतावश वो सब कुछ कर रही थी। दादी का माँ के साथ व्यवहार अब गौरी के लिए असहनीय हो रहा था। एक दिन विस्फोट हो ही गया। गौरी ने बड़े मनोयोग से खीर बनाई और ले जाकर पूरा भरा हुआ कटोरा अपनी सास के हाथों में थमा दिया। जरा देखिए तो माँ, सब ठीक है ना। डॉक्टर मनीषा एकदम घबरा गई। अरे ये क्या किया गौरी, अब अम्मा जी और महाराजन काकी इन्हें छुएंगी भी नहीं। बस कीजिए माँ, आपका ये अपमान मुझसे सहन नहीं होता है। उन्हें इसको नहीं छूना है, न छुएं। पर अब आप मेरी बनाई हर चीज़ सबसे पहले छुएंगी। बहू की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई डॉक्टर मनीषा। फिर धीरे से बोली, ऐसा नहीं कहते गौरी, वो हमारी बड़ी हैं, हमारी माँ हैं। हमें वही करना है जिससे वो खुश रहें। ये हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। हमें ही हर तरह से उनका ध्यान रखना है, उनकी हर सुख सुविधा का। हमारे लिए सबसे पहले उनका मान सम्मान है। और आपका कोई मान नहीं है माँ? दादी तो दादी, घर की महाराजिन भी घर की मालकिन का हाथ का छुआ नहीं खाती, और आप इतने वर्षों से सर झुकाकर ये अपमान सह रही हैं। आखिर क्यों? आप तो किसी तरह भी
मजबूर नहीं हैं। गौरी, जो लोग मजबूरी में फ़र्ज़ निभाते हैं वो फ़र्ज़ नहीं निभाते, अपनी मजबूरी के आगे सर झुकाते हैं। मैंने किसी मजबूरी के आगे सर नहीं झुकाया। अपने बड़ों की इच्छा के लिए, उनकी खुशी के लिए सर झुकाया है, जो मेरा धर्म है। ज़रा सोचो, अगर मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करती तो कितना दुख होता उन्हें। उनका दिल दुखाकर क्या मैं एक पल के लिए भी सुखी रह पाती? गौरी, तुम मेरे अपमान से तिलमिला गई। अगर मेरी सास को अपनी इच्छा के विरुद्ध इस घर में कोई समझौता करना पड़ता तो क्या उनका अपमान नहीं होता? और मैं कैसे सह पाती अपनी सास का कोई अपमान? पर्दे के पीछे खड़ी हुई दादी ने सब कुछ सुन लिया था। बहू का एक एक शब्द बार बार उनके कानों में गूंज रहा था। उनका दिल दुखाकर क्या मैं एक पल के लिए भी सुखी रह पाती? उन्हें कोई समझौता करना पड़े तो क्या यह उनका अपमान नहीं होगा? और मैं कैसे सहूँगी अपनी सास का अपमान? हे भगवान, मैंने अपनी ऐसी देवी जैसी बहू के साथ इतना अन्याय किया है। अज्ञान के ऐसे अंधेरे में डूबी हुई थी मैं कि अपने ही घर में फैले हुए इस उजाले को नहीं देख पाई। डॉक्टर कृष्णकांत ने देखा, उनकी माँ आंगन में बैठी हैं और एक नौकर सब्जी का टोकरा उनके सामने रख रहा है। इधर मेवा के पैकेट, घी का डिब्बा और भी न जाने कितनी सामग्री रखी हुई है। सुबह सुबह माँ ने यह सब क्यों मंगवाया है? आज कोई खास बात है क्या? अम्मा, आज कोई त्योहार है क्या? सुबह सुबह इतनी तैयारी में लगी हो? डॉक्टर कृष्णकांत ने पूछा। हाँ, आज बहुत बड़ा त्योहार है। नर्सिंग होम जाने को तैयार हो रही डॉक्टर मनीषा भी अपने कमरे से बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो? दादी का स्वर सुनकर वो चौंक गई। जी, वो मनीषा ने कुछ कहना चाहा। आज तुम कहीं नहीं जाओगी, दादी ने आदेश दिया। जी, यहाँ खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। देख रही हो ना, मैंने इतना सब कुछ मंगवाया है। जाकर रसोई में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ। मैंने कई लोगों को खाने पर बुलाया है। शालू भी आ रही है। दादी ने डॉक्टर मनीषा से अधिकार भरे स्वर में कहा। आप क्या कह रही हैं अम्मा? जो तुमने सुना वही कह रही हूँ। किशन बेटा, लेकिन अम्मा, लेकिन लेकिन क्या? ये तो अपनी बहू के हाथ का बना सब कुछ खा चुकी, तो मुझे अपनी बहू के हाथ का बनाया स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलना चाहिए? आज सबको मेरी बहू के हाथ का खाना खाना है। मैं बहू भोज कर रही हूँ आज। अम्मा जी, डॉक्टर मनीषा अपनी सास के पांव पर झुक गई। तुम्हें ही बनाना है सब कुछ, समझ गई ना बहू? आज घर में ऐसी रौनक और हंसी खुशी बिखर रही थी जो किसी त्योहार पर भी नहीं होती थी। गौरी और शालू बुआ की तो खुशी की ठिकाना नहीं था। दादी अपनी बहू के गले में अपना सत लड़ा हार पहना रही थी और डॉक्टर मनीषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। दादी का स्वर पूरे घर में गूंज रहा था। अरे, और जोर से ढोलक बजाओ और गाओ। आज मेरी बहू का दिन है। आज मेरे यहाँ